गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण या एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस किया था। तो वीडियो के साथ अंत में बने रहिए मेरे साथ, एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। प्रीवियस ईयर बोर्ड 2025 में जो क्वेश्चन आया है उसे भी हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है और कौन कौन से क्वेश्चन बेसिकली आए हैं जो बोर्ड 2026 में भी आ सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एक बहुत बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको जो भी चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th 5 चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब तक आपको चैप्टर फर्स्ट समझ में अच्छे से नहीं आएंगे और चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नोटबुक और पेन लेकर के बैठे कृपा करके, तभी चीज़ें सही से समझ में आएगी और सही से आप उसको कैच कर पाएंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान और अभिलक्षण क्या है। हमने इसको डिस्कस किया था चैप्टर 1 जब मैंने करवाया था पार्ट 1 में, उसमें भी मैंने आपको बताया था डिटेल में। एक बार और इसे रिवीजन कर लेते हैं हम। तो अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होती है, एक होती है आपकी अभिकारक और दूसरा होता है आपका उत्पाद। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं आपके? अभिकारक कहलाते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाया था। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और जो अभिकारक अभिक्रिया के राइट हैंड साइड होते हैं वो कहलाते हैं आपके उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाते हैं। प्रोडक्ट कहलाते हैं आपके ये वाले पार्ट, और इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले अभिकारक कहलाते हैं। तो आई होप सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। अब अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया का सीधा सीधा अर्थ है कि कोई भी अभिकारक जो है, कोई भी अभिकारक आप ले लीजिए, कोई भी अभिकारक आप ले लीजिए, कोई भी अभिकारक आप लीजिए और वो मिलकर क्या बना रहा है? एक नया उत्पाद बना रहा है। वो मिलकर क्या बना रहा है? एक नया उत्पाद बना रहा है। ए बी मिलकर ए बी एक नया उत्पाद बना रहे हैं। अब जिस अभिक्रिया में नया उत्पाद का निर्माण होता है, नया उत्पाद का नई कोई चीज़ बनती है नया रासायनिक गुण के साथ, वही आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो उसकी अवस्था में फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो है अवस्था में परिवर्तन। ये सारा कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ, एग्जाम्पल बताऊँगी। अब अगर हम बात करें कि अवस्था में परिवर्तन का क्या अर्थ है, तो अवस्था में यानी कि उसकी भौतिक अवस्था पहले लिक्विड थी अब सॉलिड हो गई, पहले गैस थी अब सॉलिड हो गई, यही आपकी भौतिक अवस्था। जैसे कि अगर हम बात करें इसका, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल, तो पहले मैग्नीशियम सॉलिड था, जैसे ही मैंने उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो आपका एक प्रकार का सॉलिड फॉर्म बना। पहले ये सॉलिड में था और ये गैस में था, और जब ये टोटल पदार्थ बना तो एक सॉलिड फॉर्म में, एक कह सकते हैं कि आप पहले ये आपका प्रॉपर क्यूब में सॉलिड था, लेकिन आपका अब ये एक तरह से चूर्ण बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस प्रकार की परिवर्तन आप कह सकते हैं।
अब दूसरा है तापमान में परिवर्तन, कि उसका तापमान भी चेंज होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो था और ऑक्सीजन जो था गैस में था, यहाँ पे मैग्नीशियम ठंडा था, यहाँ पे कैसा था, ठंडा था। और जब ये राख बनेगा तो थोड़ा गर्म होगा, यानी कि इससे टेम्परेचर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। दूसरा नहीं तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का आपका ये खड़िया का रासायनिक सूत्र इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब इसको जब मैं हीट दी हूँ, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, तो ये दो भागों में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तब तापमान में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ तापमान मैंने दिया और इसमें तापमान में परिवर्तन होकर के दो प्रोडक्ट बनाया है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार का अभिक्रिया आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अभी पढ़ेंगे हम अभिक्रिया के प्रकार। तो जिसमें सिंगल अभिकारक मिलकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, अपघटन, विघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तापमान में परिवर्तन का एग्जाम्पल भी हो सकता है। अब दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन यानी कि उसके जो भी कलर है, जैसे आप दाल चावल बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप चावल बनाते हो, चावल का पहले ब्राउन कलर होता है, जैसे ही बनता है वो वाइट राइस हो जाती है। तो ये भी क्या है, रंग में परिवर्तन का उदाहरण है आपका रंग में। अब जैसे कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि अगर आप बात करें विस्थापन अभिक्रिया की, तो इसमें आपका रंग में परिवर्तन का अच्छा एग्जाम्पल है। अभी बोर्ड 2025 में क्वेश्चन आया था कि अगर कुछ आयरन के टुकड़े ले करके हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो क्या होगा, तो ये बनाएगा आपका आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर को अलग कर देगी, क्योंकि ये अभिक्रियता श्रेणी पे काम करता है। आयरन जो है ज़्यादा अभिक्रिय है या ज़्यादा सक्रिय है कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा और सल्फेट को अपने साथ ले जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो यहाँ पे तो आपका जो कॉपर सल्फेट है वो नीला कलर का है। वो किस कलर का है, नीला कलर का है। और जैसे ही ये आपका आयरन सल्फेट बनाएगा ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, हरा कलर का। तो ये आया था पेपर में कि आयरन के कुछ टुकड़े डालने पे कॉपर सल्फेट का रंग बदल क्यों जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया के कारण। तो ये रंग में परिवर्तन का उदाहरण है। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। गैस का निकलना इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अभी इसमें भी पढ़ेंगे हम। ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी पढ़ेंगे, तापमान में परिवर्तन का। गैस का निकलना कि जैसे अगर हम कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी धातु के साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, जैसे HCl एक्वस फॉर्म में ले लीजिए और ये आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया। और जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोरीन को अपने साथ ले जाएगा, NaCl बनाएगा और आपका जो H है वो प्लस में H2 गैस यहाँ पे रिलीज होगा। तो ये है आपका गैस में परिवर्तन। ये क्या है आपका, ये गैस में परिवर्तन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है। आप पेपर में इस उदाहरण के साथ बता सकते हैं, आपका मार्क्स और प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका किसी गंध का निकलना, यानी गंध आपका खुशबू भी हो सकता है, बदबू भी हो सकता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर किसी गंध के निकलने की बात करें तो वहाँ पे आपको या खुशबू आ सकती है या बदबू आ सकती है। जैसे अमोनियम सल्फेट वगैरह का जो गंध होता है वो थोड़ा सा कड़वा टाइप होता है। तो गंध का निकलना का एग्जाम्पल भी आप आगे पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार में। दूसरा है अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का अर्थ होता है ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा उत्पाद जो पानी में क्या हो, अघुलनशील हो। प्रोडक्ट बना लेकिन अगर उसे आप पानी में घुलते हैं तो वो घुल नहीं रहा हो, कैसा हो, अघुलनशील हो, पानी के साथ ना घुले, ये कहलाता है आपका अवक्षेप। ये क्या कहलाता है आपका, अवक्षेप। अभी अभिक्रिया के प्रकार में एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है आपका इम्पॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला क्या है आपका, संयोजन अभिक्रिया है। तो अगर हम बात करें
संयोजन अभिक्रिया की बात करें कि या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो संयोजन का सबसे साधारण और सिंपल मतलब है जुड़ना। क्या अर्थ है इसका? जुड़ना। मान लीजिए दो अलग अलग अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यही है आपका संयोजन अभिक्रिया। सान भाषा में अगर आप देखें तो यही क्या है? आपका संयोजन अभिक्रिया है। इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो अभिकारक यहाँ पे है, एक और आप सी लगा सकते हैं, ABC बन जाएगा। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि A+B मिलकर C बना रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमिकल रिएक्शन। CR क्या है आपका? CR यानी कि C फॉर कॉम्बिनेशन, R फॉर रिएक्शन। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। जी, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल पदार्थ का या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसके बाद आपका अभिक्रिया कंप्लीट होता है। जैसे कि उदाहरण हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है और वाटर प्लस ऑक्सीजन H2O, आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O जल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ बात देखें हम कि यहाँ पे दो अलग अलग अभिकारक है, दो अलग अलग अभिकारक है जो कंबाइंड होकर के, कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, तो जुड़ करके क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। संयोजन, इसको आप संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे CR दे रखा है, दोनों के नाम से जान सकते हैं, या जुड़ना, दोनों तीनों का मतलब एक ही हुआ। जिसमें आपका फॉर एग्जांपल दो उत्पाद लेते हैं हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो अलग अलग अभिकारक मिल करके सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ये है आपका संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया का फेमस उदाहरण है जो आपके NCERT बुक में भी दे रखा है। दूसरा पार्ट है आपका वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन, अपघटन, इसे विघटन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को विघटन भी कह सकते हैं आप, तीन नामों से इसे जाना जाता है, वियोजन, अपघटन एंड विघटन। और इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का निर्माण होना। डी का मतलब है टूटना, कंपोज का मतलब जुड़ना, और डी लग गया शुरू में तो इसका अर्थ होता है टूटना। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है? इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वो आपका डीकम्पोजिशन या वियोजन या अपघटन या विघटन अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें आपका सिंगल अभिकारक दो पदार्थ का, दो उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपका वियोजन और अपघटन अभिक्रिया वो बेसिकली तीन प्रकार का होता है, ऊष्मा वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। आगे पढ़ेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे आपका आयरन सल्फेट लिया हुआ है, आयरन सल्फेट को अगर आप हीट देंगे, ऊष्मा देंगे तो वो तीन प्रोडक्ट में टूट रहा है। एक तो है आपका फेरिक ऑक्साइड, एक क्या है आपका फेरिक ऑक्साइड, एक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और एक है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि सल्फाइड। तो जो सिंगल अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण करे वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। सिंपल डेफिनेशन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है, आपके हेडिंग के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक NCERT के चित्र में, NCERT के बुक में चित्र लिख रखा है कि फेरस सल्फेट की क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि इस प्रकार है। अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो आपके जो कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, तो उसको इस तरीके से पकड़े, टेढ़ा पकड़े और थोड़ा सा दूर रखे अपने नोज को, और इसकी जो मुंह है वो इधर होना चाहिए। तो ये सही तरीका है किसी भी परख नली के बना हुआ पदार्थ का सूंघना या गंध पता करने का। ठीक है,
अब इसमें वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं बेसिकली। वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो पहला है आपका ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अगर हम ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो इसका अर्थ होता है ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि ऊष्मा द्वारा किया गया अपघटन या विघटन। थर्मल का मतलब होता है ऊष्मा, थर्मल का मतलब क्या होता है? ऊष्मा होता है। क्योंकि अगर आप बात करें थर्मामीटर, आप मापते हैं अपना बुखार तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को यंत्र जो मापने वाला है वो थर्मामीटर, वहीं से आया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है आपका, किसी भी आप अभिकारक को गर्म करने पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 उत्पाद बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, चूना पत्थर बोलते हैं इसे। चूना पत्थर को जब हीट किया गया, ट्रायंगल है यानी कि इसे ऊष्मा मिला, इसे क्या मिला? ऊष्मा मिला। जब इसे ऊष्मा दिया गया तो 2 उत्पाद बने, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपका बिना बुझा हुआ चूना है। पेपर में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO का कॉमन नेम क्या है, सामान्य नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के 3-4 नाम हैं। एक हो गया आपका खड़िया, खड़िया से भी पेपर में पूछा जाता है, खड़िया। दूसरा हो गया आपका संगमरमर, संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक, चौक खड़िया यानी चौक यानी खल्ली, चौक भी इंग्लिश में चौक हो गया जो आप लिखने का प्रयोग करते हैं ब्लैक बोर्ड पे। खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI है ये आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो खड़िया बोल सकता है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें तो नाम होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका रासायनिक नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम। और सूत्र है आपका CaCO3, ये सूत्र है, ये नाम है, और ये आपके सारे सामान्य नाम है, कॉमन नेम है। तो आपको कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। सेम आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, ये इसका सूत्र है। और ये आपका सूत्र यानी फॉर्मूला है। और ये आपका हो गया बिना बुझा हुआ चूना, इसका कॉमन नेम हो गया। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम, दूसरा क्या है आपका वियोजन अभिक्रिया में? विद्युत वियोजन यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ऐसा विघटन जो विद्युत के उपस्थिति में हो। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाले वियोजन को क्या बोलते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। उदाहरण, जब अम्लीय जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये है कि जो आपका विद्युत वियोजन होता है वो आयंस में होता है, वो आयनिक कंपाउंड में होता है। किस में होता है? आयनिक यौगिक में होता है। आयनिक यौगिक अगर नहीं है तो विद्युत वियोजन वहाँ नहीं होगा। कहने का मतलब आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिस पे आवेश हो, जिस पे चार्ज हो, जैसे NaCl। NaCl जो है आपका, यहाँ पे Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव। NaCl में हो सकता है आपका जो बैलेंस होगा, उदासीन होगा, उसमें आपका विद्युत वियोजन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे H2 है, वाटर है, तो वाटर के अंदर जब बिजली आप पास आउट करवाएंगे तो वो आयंस में टूटेंगे, H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, इस प्रकार के आयंस में टूटेंगे। यहाँ आपका क्या होगा? विद्युत वियोजन, यानी कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगा, यहाँ पे विद्युत होगा, यहाँ पे क्या होगा?
विद्युत यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक आपका होता है जो अभिक्रिया को बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन सीधी तौर पे अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जो अभिक्रिया को बढ़ाता या घटाता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे बोलते हैं आपका उत्प्रेरक। इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट, CATALYST। ये हो गया कैटलिस्ट आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपका विद्युत, ऊष्मा, अभी पढ़ेंगे प्रकाश, ये सब क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रकाशीय वियोजन यानी कि फोटोलिसिस। फोटोलिसिस इसको इसलिए बोलते हैं, फोटो का अर्थ होता है लाइट, फोटो का अर्थ होता है लाइट यानी कि प्रकाश। लिसिस का मतलब होता है टूटना, लिसिस का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। इसलिए इसको प्रकाशीय वियोजन, वियोजन यानी टूटना, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन ही फोटोलिसिस या प्रकाश वियोजन कहलाता है। जैसे कि आपका सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद से ग्रे कलर का होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश के प्रेजेंस में, यानी कि H न्यू भी लिख सकते हैं आप, सनलाइट को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रखा जाए तो क्या होगा? पहले सिल्वर आपका वाइट कलर का होगा, सफ़ेद कलर का होगा, और जब अलग होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा Ag, और ब्रोमीन जो है आपका, यहाँ पे गलत रिएक्शन है। देखिए, अगर यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे आएगा Cl2। इसको सही कर लीजिएगा आप। Cl2 गैस निकलेगा तो आपका यहाँ पे जो आपका सिल्वर है, Ag क्या है? सिल्वर है, वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा। ग्रे यानी भूरा कलर का हो जाएगा, भूरा कलर का, ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का अर्थ है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो आपकी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर खींचते हैं आप लोग, उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटो में। इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका विस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। अभी बोर्ड 2025 के पेपर में आया था विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन, अभी बताऊंगी मैं। इंपॉर्टेंट है, VVI आप लगा लीजिए इसको भी। जितने भी क्रिया के प्रकार है आपके, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के नाम से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया के पहले से पढ़ने में आपको थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा देती हूँ। सक्रियता श्रेणी, जिसमें आपके जो धातु है या आपके अधातु है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर आता है। ये अध्याय 3 में पढ़ेंगे हम, धातु या धातु में, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगी मैं। ये आपके तत्व हो गए, 2 कॉलम बना लीजिए, तत्व, और ये हो गया ट्रिक। तो इसमें लिख लीजिए आप, ट्रिक है केदार, आपने सुना होगा इस ट्रिक का नाम, केदारनाथ का माली आलू, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आलू जरा, यानी कि केदार पे क्या हो गया? पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है, रिएक्टिव धातु है। नाथ यानी सोडियम, का यानी कैल्शियम, माली यानी मैग्नीशियम, आलू यानी एल्युमिनियम, और जरा यानी जिंक। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये आपका, तो नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा मैं आगे इसी सेम सीरीज में जिंक के बाद वाला यहाँ पे बताती हूँ आपको दूसरे स्लाइड में। फिर आ गया आपका दोबारा जिंक के बाद आ गया जिसमें था केदारनाथ का माली आलू जरा फीका। कैसा? कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पे, फीका, है ये फीका
पकाता है। फिर इसके बाद है कौन है आगे आओ प्रभु। यानी कि कहने का अर्थ है फीका में आ गया आपका आयरन, जिंक के बाद आयरन, पकाता यानी लेड, है यानी हाइड्रोजन, कौन यानी कॉपर Cu, है यानी कि यहाँ पे आ गया मरकरी Hg, आगे यानी कि आ गया सिल्वर, फिर आओ यानी कि आ गया गोल्ड, और प्रभु यानी लास्ट आ गया प्लेटिनम। तो ये जो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद रहेगा तो आपका विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आराम से आप कर पाएंगे। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप देख पा रहे हैं कि आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु, सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु जो है या सक्रिय एलिमेंट तत्व जो है वो है आपका क्या, पोटेशियम है, के है। फिर पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आता है आपका आयरन। जिंक के बाद आयरन यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर यानी चांदी, फिर गोल्ड यानी सोना, फिर प्लेटिनम। प्लेटिनम एक ऐसा धातु है जो आपका सबसे कम क्रियाशील धातु है। ये बहुत कम किसी भी चीज़ से रिएक्ट करती है, तो सबसे महंगी भी आती है ये। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो आसानी होगी। विस्थापन अभिक्रिया में क्या बोल रहा है कि इस अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो उदाहरण के लिए लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना है। अब लोहे की कील ये आया है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स में आया है। उसमें बोला गया है कि अगर अब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं, मान लीजिए ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है जो नीला कलर का होता है, कैसा होता है, अब इसमें भूरे रंग की कील डाल रहे हैं आप, ये हो गया लोहे की कील। लोहे की कील अगर डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, पहले कैसा कलर था, पहले विलयन का रंग था नीला, पहले कैसा था, नीला था। अब विलयन का रंग जैसे ही हम लोहा डालेंगे हो जाएगा हरा, कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, वो बनाएगा आपका आयरन सल्फेट। यहाँ है, पहले था कॉपर सल्फेट जो विलयन का रंग था नीला, कैसा था, नीला था, नीला कलर का था, ये आपका कॉपर सल्फेट। और ये आपका जो आयरन था वो था भूरा कलर का, ये कैसा था, भूरा था, भूरा है ना, भूरा था। अब ये भूरा था, अब जैसे ही इसने अपने आप को सल्फेट के साथ लिया ये हो गया हरा, ये कैसा हो गया, ये हो गया हरा कलर का, हरा हो गया, और कॉपर को अलग कर दिया। तो इसमें आंसर था कि विस्थापन अभिक्रिया के कारण विलयन का कलर चेंज हो गया है, बदल गया है, पहले कलर नीला था अब हरा हो गया है, क्योंकि इसमें आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। क्योंकि अगर इसमें देखें तो आयरन पहले आता है और कॉपर बाद में, आयरन आपका यहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर आपका यहाँ पे है, तो कॉपर नीचे आता है इसलिए आयरन सल्फेट को ले जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। अब सब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम पढ़ते हैं, ये देखिए VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड 2025 में पूछा गया था कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो गया था, यानी कि आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया था। इम्पॉर्टेंट था, ये वाला आया था क्वेश्चन। अब दोबारा आपका ये जिंक की बात करें तो जिंक जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो सल्फेट को अपने साथ ले जाएगा और कॉपर को अलग करेगा, क्योंकि जिंक कॉपर अधिक क्रियाशील तत्व है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जिंक आपका कहाँ आता है, जिंक तो आपका यहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे आ रहा है, लेकिन कॉपर आपका कितने नंबर पे, 7 8 9 10, 10वें नंबर पे आपका कॉपर यहाँ आ रहा है, कॉपर आपका यहाँ है, इसलिए जिंक उसको ले जाएगा सल्फेट को और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। यहाँ तक विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। यहाँ पे देखिए एक प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं आपका लाइट ग्रीन कलर का कलर हो गया है प्रश्नली का, यहाँ नीला कलर का है, इसमें है आपका नीला कलर का, तो यही वाला क्वेश्चन आया था आपका पेपर में, और यहाँ हो गया हरा।
तो इस प्रकार से आप एनसीईआरटी के बुक से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के। कहने का अर्थ है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप अच्छे से पढ़ें, और जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, वहीं से एक एक लाइन उठाया है मैंने, इसमें कुछ ऐड किया है भी क्वेश्चन वगैरह। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ करवाऊंगी, उससे पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में उठते हैं। तो चलिए दोबारा हम शुरू करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अब विस्थापन तो हमने पढ़ लिया, इसमें था आपका विस्थापन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसमें सिर्फ एक उत्पाद आपका इधर से उधर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर विस्थापन अभिक्रिया को आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मान लीजिए कि आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप हैं ए, और आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है आपके साथ, ठीक है। अब बीच में तीसरा कोई लड़का या लड़की मान लीजिए आ गया, जो उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश किया, और इम्प्रेस हो गई आपकी फ्रेंड, और वो अपने साथ उसको लेके चला गया, यानी कि BC, और आपको अकेला छोड़ दिया गया। तो यही है सिंपल लैंग्वेज में विस्थापन, यही आपका क्या है सिंपल लैंग्वेज में विस्थापन अभिक्रिया। आई होप सो आप समझ में आ गए। यह है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। अभी देखिए एक और चीज़ मुझे बताना है आपको, विस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम है प्रतिस्थापन। क्या नाम है? पेपर में प्रतिस्थापन के नाम से भी आता है, तो घबराना नहीं है। प्रतिस्थापन का अर्थ वही है सेम विस्थापन, डबल विस्थापन नहीं है, सिंगल विस्थापन है। प्रतिस्थापन ही आपका बराबर इज विस्थापन। तो लैंग्वेज चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब आते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपका है कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि आपके यहाँ भी क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं या आयनिक यौगिक होती है। आयनिक यानी कि उस पर आवेश होता है, चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मान लीजिए कि आपका ये फ्रेंड है कोई, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और क्लास में दो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। एक AB है, एक BC है। एक AB है, एक CD है। एक क्या है? CD। एक CD है। क्लास में दो बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि दो दोस्त है, पक्के दोस्त। एक A है, एक B है, एक C है, एक D है। अब A को पसंद आने लगा C, A को कौन पसंद आने लगा? C, और B को पसंद आने लगा D। तो A जो है C को अपने साथ ले जाएगा, और B जो है D को अपने साथ ले जाएगा। यही हुआ आपका साधारण भाषा में द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इसी प्रकार की यहाँ पे भी अभिक्रिया समझा रखा है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट ले रखा है इन्होंने। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया है, तो बेरियम जो है सल्फेट को अपने साथ ले गई है और सोडियम को अकेला कर दी है। सोडियम को क्या कर दी है? अकेला कर दी है। क्लोरीन सोडियम ले गया, ठीक है, और बेरियम के साथ कौन गया? सल्फेट। दोबारा अगर हम देखें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, यहाँ पे सोडियम जो है सल्फेट को ले गया और हाइड्रोजन को ये वाटर बनाया। अब ऐसा क्यों है? सोडियम जो है आपका अगर देखें रिएक्टिविटी सीरीज में, तो पोटेशियम के बाद आता है यहाँ सोडियम, यानी कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम जो है यहाँ पे अपने साथ क्लोरीन लेके चली गई, और यहाँ पे आपका सल्फेट लेके चला गया। तो ये है। अगर दोबारा हम इसको समझें, यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट के वियुक्त प्रश्नली बेरियम क्लोराइड युक्त बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। यहाँ पे जो है आपका जैसे कि NaCl है, NaCl प्लस यहाँ पे आप एक मिनट NaOH ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। सोडियम पे पॉजिटिव आयन होता है, ये नेगेटिव आयन होता है, प्लस HCl रिएक्ट करवाइए, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, एक्वस फॉर्म में। आपको फॉर्म भी लिखना है, ये भी क्या होगा? एक्वस फॉर्म में। अब जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? सोडियम किसको ले जाएगा? क्लोरीन को, NaCl बनाएगा, हो गया। सोडियम क्लोरीन को ले गया, अपना NaCl बना दिया, प्लस
आपका जो H है OH के साथ जाएगा तो H2O बना देगा, यानी कि ये जल बनाया और ये बनाया नमक। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की फेमस अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया आप उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि ये अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को बैलेंस कर रहा है, इक्वल काट रहा है। तो इस प्रकार के आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने, यहाँ से भी आप एनसीईआरटी में और भी एग्जाम्पल है जो मैं कभी क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगी। अब लास्ट आता है आपका उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, वीवीआई इसे भी लगा लीजिए आप। उपचयन में क्या होता है, सिंपल है। उपचयन में आपका किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन इन्होंने लिया और इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका उपचयन अभिक्रिया हुआ। सेम आपका यहाँ पे कॉपर लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दिया, यानी कि CuO2 बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, CuO बन गया, तो ये भी क्या हुआ, उपचयन अभिक्रिया हुआ। अब इसमें आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो होता है आपका प्लस में ऑक्सीजन रहता है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। प्लस में यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन का निकलना, है ना। ब्रैकेट में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे आप तो आपको याद रहेगा। हाइड्रोजन प्लस होता है, हाइड्रोजन माइनस होता है, ऑक्सीजन प्लस होता है। एक और चीज़ यहाँ पे होता है माइनस मेटल यानी धातु, किसी मेटल का भी प्लस या माइनस होना भी आपका, जैसे माइनस होगा तो उपचयन और प्लस होगा तो अपचयन कहलाएगा। अब अपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी यहाँ ऑक्सीजन माइनस में चला जाता है और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्लस हो जाता है, और एक कोई भी धातु यहाँ पे जुड़ेगा तो भी अपचयन कहलाएगा। और आपका ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, हटना। ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि हटना और हाइड्रोजन की वृद्धि यानी जुड़ना, इसे ही अपचयन कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन लिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना हो गया तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन हो गया। यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका सल्फर हट गया और यहाँ पे Cl2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन को हो गया, अपचयन हो गया। तो ये आपका उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया का और अपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या है। अब एक देखिए, एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, पेपर में पूछा जाता है। अभी हमने उपचयन अपचयन यहाँ पे पढ़ा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उपचयन अलग पढ़ा है, अपचयन अलग पढ़ा है। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो कहलाती है रिडॉक्स। वो क्या कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आपका, जैसे आप H2+O2 की बात करें तो ये बनेगा क्या, H2O। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, दिख रहा है, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया उपचयन, ये हो गया आपका उपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, ये हो गया आपका, हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया अपचयन, और ये आपका ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये उपचयन। यानी कि यहाँ उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रहा है, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों वो कहलाती है रिडॉक्स अभिक्रिया। पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी हमने डिस्कस कर लिया।
अब इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन का क्या प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण यानी कि कोरोजन। जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु संक्षारित यानी कमज़ोर हो जाती है। और जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना। ये लोहे पर जंग लगना यानी कि ब्राउन कलर का भूरा, चांदी पर काली परत चढ़ती है और तांबे पर हरी परत, इंपॉर्टेंट है। संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके मिश्रित धातु बनाकर अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। संक्षारण कुछ नहीं है, आपका जंग लगना है। संक्षारण क्या है? जंग लगना है। जंग लगना आपका संक्षारण हो गया। जैसे आप कॉपर लीजिए, कॉपर जो है, कॉपर पे ऑक्सीजन लगेगा और बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, है ना, नमी के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? नमी के प्रेजेंस में। तो ये आपका हो गया जंग लगना। अगर आप आयरन की बात करें, Fe+O2 बनेगा Fe2O3। तो ये भी क्या है आपका? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये भी क्या है आपका? फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। फेरिक ऑक्साइड में आपका क्या हो रहा है? जंग लग रहा है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया? जंग लगना हो गया। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि यहाँ पे पूछा जाता है कलर। जैसे चांदी पर काली परत की जंग लगती है, तांबे पर हरी परत चढ़ती है और लोहे की बात करें तो उस पर भूरा परत चढ़ता है। संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके मिश्रित धातु बनाकर अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। इस पे एक इम्पॉर्टेंट आता है पेपर में आपका, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, इसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं विद्युत लेपन या यशद लेपन। तो हम जंग को किस प्रकार बचा सकते हैं? पहला तो है कि आप कलर करके आप उसे पेंट कर दो, पेंट करके बचा कर सकते हैं। दूसरा है आपका विद्युत लेपन या यशद लेपन। इसमें क्या होता है, ये जो आपका आयरन का टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा कोई भी ले लीजिए, इस पे आपकी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की ऊपर से परत चढ़ाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसे विद्युत लेपन भी कहते हैं, इसे यशद लेपन भी कहते हैं। ठीक है, यशद लेपन, विद्युत लेपन से पेपर में क्वेश्चन आया था अभी 2025 और 2024 दोनों में। तो आपका यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है आयरन पे, जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है आयरन पे। तो ये आपका विद्युत लेपन, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है इस प्रोसेस को। तो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लास्ट नॉट द लिस्ट, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। इसमें आपका कहलाता क्या है? विकृत गंधिता। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित होता है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ भी आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उपचयन अभिक्रिया, यहाँ अपचयन नहीं हो रहा है, दोनों आपका उपचयन है। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, हाँ, तो विकृत गंधिता लास्ट टॉपिक है आपका। रेंसिडिटी, ये भी आपका ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे कोई भी खाना बनाते हैं, तैलीय खाद्य सामग्री, तेल वाला खाना वायु में संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है, यानी कि वो खराब हो जाते हैं, जिससे आप बोलते हैं कि खाना खराब हो गया। तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? वसायुक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना, पानी कुक करने पर विकृत गंध देने लगना, पनीर कुक करने पर, यानी कि पनीर भी क्या होता है? ऑक्सीजन हो जाता है और वो भी खराब हो जाता है। विकृत यानी कि खराब गंध, जो आपको पसंद ना आए। अब इसके रोकने के उपाय है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखें आप, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रवेश ही ना करे। खाने का प्राशितन, या आलू चिप्स की पैकेजिंग में ऑक्सीजन की जवन नाइट्रोजन गैस भर करके, यानी कि चिप्स, जो भी चिप्स कुरकुरा वगैरह आप खाते हैं, तो चिप्स वगैरह होता है उसमें नाइट्रोजन गैस आप ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस होता है।
खाद्य पदार्थों तथा पके भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखना, वो भी आपका उपचयन करवाती है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, पेपर में ही से क्वेश्चन आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लास 10th का सिलेबस मैंने शुरू कर दिया है, सिलेबस भी मैंने आपको लिखवा दिया। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसका हम अब एक्सरसाइज करेंगे, अभी एक्सरसाइज करवाऊंगी और PYQ करवाऊंगी। देन वी विल मूव ऑन चैप्टर 2। चैप्टर 2 पे फिर हम शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड चैनल शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।